अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनुस पट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। ये चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जिसका नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और ये आखिरी चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, इसके अंदर से लिया गया है और ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने क्या लगे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे और किस किस बारे हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब लफ्ज हीट, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और हीट है क्या। अब अगर आप हीट को एक्सप्लेन करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, वो इसमें अक्सर वक्त कंफ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर और हीट के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो टेम्परेचर और हीट के दरमियान एक वाज़िह डिफरेंस है। हम सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो हीट बेसिकली क्या है? हीट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है खुद ब खुद अमल में आ जाना, या फिर एक बार स्टार्ट करना पड़े उसके बाद वो मुसलसल काम होता रहे, या फिर इसको ये भी कहते हैं कि अचानक होने वाला अमल। तो स्पॉन्टेनियसली जब एनर्जी जो है, आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर करे ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। उनके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा वाले टेम्परेचर वाली बॉडी से कम वाले टेम्परेचर की तरफ जो फ्लो करके जाती है बेसिकली एनर्जी, उस एनर्जी को हम हीट कहते हैं। तो यहां पर एनर्जी और टेम्परेचर में ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद पहला फर्क ये है, हीट डील विद थर्मल एनर्जी। हीट जो है वो थर्मल एनर्जी के बारे में आपको बताती है, जबकि जो टेम्परेचर है ये ज्यादातर आपको जो डिस्कस करता है वो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के साथ डील करता है। इसके बाद हीट जो है ये ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है, जबकि जो टेम्परेचर है ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो उस पर एग्जिबिट हो जाती है, जो उस पर असरअंदाज हो जाती है। टेम्परेचर बेसिकली जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, कौन सी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ये चीज टेम्परेचर है। डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस टेम्परेचर है। जबकि हीट क्या है? हीट वो एनर्जी है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। आजकल जिस तरह आपको पता है सर्दियां, तो सर्दियों में आप दो जर्सियां पहनते हैं, ऊपर रजाई लेते हैं, कंबल लेते हैं। क्या इसका मकसद ये होता है कि आपको सर्दी ना लगे? नहीं, इसका मकसद ये नहीं होता। इसका एक्चुअली मकसद क्या होता है? आपको पता है कि जो हीट होती है ये हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करके जाती है। अब आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है बाहर के एनवायरनमेंट से, टेम्परेचर बाहर के जो सराउंडिंग्स है। तो आप क्या करते हैं, आप जब ऊपर जर्सी वगैरह कुछ चीजें पहनते हैं तो आप खुद को इंसुलेट कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से खुद को आप इंसुलेट कर रहे होते हैं बेसिकली, ताकि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ट्रेवल करके इन्वायरमेंट में ना चली जाए और फिर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो जाए। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है कि टेम्परेचर कैसे कम होता है, टेम्परेचर है क्या और इन हीट क्या है। तो यहां पर इसी तरह के इस चैप्टर के अंदर हमने बड़े बेशुमार ऐसे कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। जिस तरह इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि आप इसको सिंपलीफाई अगर करना चाहे, सादे लफ्जों में समझना चाहे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स है कि हीट का और बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जीज का आपस में जो रिलेशन है। मसलन आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, उससे आप हीट पैदा करते हैं। मसलन आपको सर्दी लग रही है, आप अपने हाथों को रब करना स्टार्ट करते हैं, कुछ देर बाद आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, आपने वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी लगाई आपने, उससे क्या पैदा हुई? हीट पैदा हुई। या फिर आप नीचे चूल्हा जला के उस पर ऐसे हाथ रख, आग जला के, लकड़ियां जला के ऊपर हाथ रख लेते हैं, उसके करीब करते हैं, तो आपको हीट महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो आपके ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, यानी आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो आप याद रखें कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप डिस्कस क्या कर रहे हैं, आप हीट और बाकी तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जीज के दरमियान रिलेशन को स्टडी करना है आपने। और यही थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स डील विद द वेरियस फिनोमेना ऑफ एनर्जी एंड रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्पेशली द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कह रहे हैं जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है ये एनर्जी के साथ डील करती है और इससे रिलेट जो मैटर की प्रॉपर्टीज है उनके साथ डील करती है। और मेन ये किसको डील करती है? हीट को डील करती है, जब वो बाकी फॉर्म के साथ रिलेट करे, बाकी फॉर्म में कन्वर्ट हो या बाकी फॉर्म्स हीट में कन्वर्ट हो। तो सिंपली सादे लफ्जों में अगर आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहें वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन
heat and other forms of energy can be studied in a special branch of physics called thermodynamics. तो आपको पहली चीज तो ये समझ आ गई कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। अब थर्मोडायनामिक्स, अब सवाल जो असल पैदा हो गया, हमें क्या जरूरत पड़ गई थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने की, और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताता हूं कि अगर आप हायर लेवल स्टडी करें, आप अगर बीएससी में जाएं या आप लोग इंजीनियरिंग में जाएं, तो आप पूरा एक सेमेस्टर, पूरे 6 माह एक पूरी बुक पढ़ते हैं। इस बुक का नाम है थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आपकी जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है, इसको बीएससी में जाके अपग्रेड करके 3 पोर्शंस में किए रहते हैं। इसकी 3 बुक्स बनती हैं। एक मैकेनिक्स बन जाती है जो चैप्टर नंबर 6 तक होती है, 7 से 10 तक आपकी वेव्स एंड ऑसिलेशन की बुक होती है, और ये एक चैप्टर नंबर 11 इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके आपने 6 महीने पूरे एक पूरी बुक पढ़नी है इसके ऊपर। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स? एक्चुअली आपका इस वक्त जो पेट्रोल इंजन चल रहा है, डीजल इंजन चल रहा है, ये सारी की सारी इसी की एप्लीकेशंस हैं, इसी से ड्राइव की गई। स्टीम इंजन बनाया गया सबसे पहले, इसी से ड्राइव किया गया। इस तरह आपकी बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स है कि बादल क्यों बन जाते हैं, खड़ी खड़ी घर में गाड़ी खड़ी है, अचानक उसका टायर क्यों फट गया, उसमें क्या रीजन होता है, इसके बाद इवेपोरेशन क्यों हो रही है। आपकी बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको फर्दर पता चलेगा कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप ये चीज फील करें कि पिछले साल से इस साल सर्दी ज्यादा है, और आप ये देख रहे थे, आप लोगों को ये ट्रेंड पता होगा कि 2010 से 2020 के 2018 तक हर साल गर्मी ज्यादा हुई है। तो ये गर्मियों के महीने ज्यादा क्यों हो रहे थे, सर्दियों के महीने कम क्यों हो रहे थे, अब दोबारा सर्दी ज्यादा क्यों हो रही है। ये जो क्लाइमेट में चेंजेस आती है, इसको भी हम स्टडी करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो कार्नट इंजन है, इस तरह हमारी बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हम आगे स्टडी करेंगे। प्रेशर ऑफ गैस क्यों स्टडी करते हैं, वो अगला लेक्चर आएगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप इस चैप्टर में सबसे पहले प्रेशर ऑफ गैस को ही क्यों स्टडी करते हैं, वजह क्या है, आप गैस के प्रेशर की क्यों स्टडी कर रहे हैं, जबकि चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो वो भी हम डिटेल में वहां लेके चलेंगे। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक था, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आज के टॉपिक के अंदर एमसीक्यूज ही हैं। आज का हमारा मेन जो टॉपिक था वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बच्चे इसके ये 5 पॉइंट लिख देते हैं। अच्छा, एक और बात बताता चलो, जरूरी नहीं है कि आप बुक वाले पॉइंट्स लफ्ज ब लफ्ज लिखे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें आपको गलत नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैं जो अहम बात बताने लगा वो क्या है कि इसकी डेफिनेशन ये 5 पॉइंट नहीं है, ये बेसिकली थ्योरी है। ये 5 पॉइंट है उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करो, तो ये 5 पॉइंट बाद में बताना, पहले बताओ वो थ्योरी कर क्या रही है। वो थ्योरी ये कर रही है, अ थ्योरी वेल अकोमोडेट द बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। देखिए जी, ऐसी थ्योरी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तक, बड़े छोटे लेवल पे जाके गैस के बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी करे, ऐसी थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। और जिस तरह आप हर एक डेफिनेशन के साथ एग्जांपल या फार्मूला उसका लिखते हैं, तो यहां पर हम एविडेंस की बात करेंगे कि हमारी ये जो थ्योरी है ये कहां पर साबित हो रही है। इसका एविडेंस हमें एक तो मिलता है डिफ्यूजन ऑफ गैस में, जहां गैस डिफ्यूज होती है। डिफ्यूजन क्या मतलब कि आप एक गुब्बारा ले लें, उसमें आपकी जो गैस है मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है पोरस फॉर्म में, वो डिफ्यूजन उसको आप कह सकते हैं। ये दो गैसेस जब मिक्स होना आपस में, वो डिफ्यूजन होती है। अच्छा, इसके बाद ब्रोमिंग मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल, तो ब्रोमिंग मतलब जिगजैग मोशन, टेढ़ी मोशन होती है, ठीक है, रैंडम मोशन बेसिकली आप कह रहे हो। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पर इस थ्योरी, ये जो थ्योरी पेश की गई थी, इस थ्योरी के सबूत मिलते हैं। ये थ्योरी अब है क्या थी, इसके 5 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं अगर आपके पास एक कंटेनर हो, जिस तरह सीएनजी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस तरह आपके पास अगर कोई गैस हो किसी कंटेनर के अंदर, तो वो कहता है अगर आपके पास एक कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है ना बेशक, लेकिन उसके अंदर बेशुमार मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम ये कहेंगे कि फाइनाइट वॉल्यूम होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा होंगे। अगला पॉइंट, जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है उससे ज्यादा उनके दरमियान डिफरेंस होता है। यानी गैस में, ये पहले भी ये सारी बच्चों वाली चीजें हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान साइज उनके डिफरेंस से बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रैंडम मोशन। अच्छा, ये जो रैंडम मोशन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत अहम है, आपने याद रखना है। ये रैंडम मोशन वाला पॉइंट बहुत अहम है, आगे जाके हमारा ये बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगा। इस रैंडम मोशन से ये साबित होता है कि अगर आपके पास एक आइडियल गैस हो,
ये एमसीक्यूज भी है। अगर आपके पास एक आइडियल गैस हो तो उस गैस की जो इन टोटल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेयरली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, MERELY, मेयरली, या फिर आप यहां पर ओनली कह लें, ओनली काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी टोटल एनर्जी वैसे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन रैंडम मोशन की वजह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जब वो बेशक दीवारों के साथ टकराए या आपस में टकराए, कंटेनर की वो जिस डिब्बे में बंद किए हैं उसकी दीवारों से टकराए या आपस में टकराए, उनकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है। अच्छा, ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या है? चैप्टर नंबर आपने 3 में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन पढ़ी थी। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तब होती है जब किसी भी सिस्टम का मोमेंटम, अच्छा लफ्ज कोलिजन आ गया तो मोमेंटम ने तो कंजर्व रहना ही रहना है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि वहां पर जरा भी एनर्जी लॉस नहीं हुई। सादे लफ्ज में अगर कहना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही है, यानी जिस एनर्जी से पार्टिकल गया था उसी एनर्जी से वापस आया था। अच्छा, ये बेसिकली वैसे है आइडियल पॉइंट ही है, ये आइडियल पॉइंट है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं जब कोलिजन होगी तो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी वहां पर लाजमी यूटिलाइज होगी, लेकिन हम आइडियल केस में इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं और आपको पता है हम मोस्टली आइडियल केस ही लेके चलते हैं। क्यों आइडियल केस लेके चलते हैं? आपका जो आजकल पेट्रोल इंजन बाइक्स आपके पास है, डीजल इंजन आपका ट्रक आपके पास है, वो क्या ट्रक बनाने की कोशिश की थी, बाइक बनाने की कोशिश की थी? इनका इंजन नहीं बनाने की कोशिश की गई थी, बनाने की कोशिश की गई थी कार्बन इंजन, जो कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। कार्बन इंजन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कार्बन इंजन बनाने में वो कामयाब ना हो सके तो फिर उनसे बन गया पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो इस तरह हम आइडियल चीजें लेके चलते हैं और फिर आइडियल की बनाने की कोशिश में हम उससे बेहतर से बेहतर बना लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट है नो फोर्स एक्सर्ट विदाउट कोलिजन ऑन एनीथिंग। ना तो दीवार के ऊपर कोई गैस का मॉलिक्यूल फोर्स लगाता है, ना आपस में फोर्स लगाएंगे जब तक वो आपस में टकराएंगे नहीं, जब तक वो टकराएंगे नहीं वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो ये थी आपकी थ्योरी, इसके 5 पॉइंट्स हैं। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक डेफिनेशन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी आपको हीट और टेंपरेचर के दरमियान डिफरेंस लाजमी क्लियर होना चाहिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी बड़े शुमार एमसीक्यूज आते हैं, बड़ा टेक्निकल सा चैप्टर है, आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश कीजिएगा तमाम लेक्चर लें ताकि आपको समझ आए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई, और आपके कमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक भी कीजिएगा, इसको दोस्तों से शेयर भी करें ताकि जैसे आपका फायदा हो रहा है दोस्तों को भी फायदा हो। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।